का नाम है अष्टविध शस्त्र कर्मी अध्याय, ठीक है ना? तो स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? यस सर। अष्टविध शस्त्र कर्म, हमने पता था शस्त्र कर्म 8 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या है ना कि डिजीज के नाम है और किसमें कौन सा कर्म कर सकते हैं, जैसे किसमें छेदन कर सकते हैं, किसमें भेदन कर सकते हैं, वो सब आया है। तो एक ही बीमारी जैसे भगंदर है, तो उसमें भगंदर में आप छेदन भी कर सकते हैं, भेदन भी कर सकते हैं, तो वैसा बहुत सारा खिचड़ी बन जाता है। लास्ट में आते हैं तो वो खिचड़ी ना वो हमको हजम ही नहीं होता, इसलिए मैंने हमेशा छोड़ दिया, ठीक है? ये यही जब चरक में भी पढ़िएगा तो चरक में 24वें चिकित्सा स्थान में है, जहाँ पे व्रण अध्याय है, वहाँ पे भी है थोड़ा, लेकिन वहाँ पे डिटेल इतना नहीं है जितना यहाँ पे सुश्रुत ने डिटेल दिया है, क्योंकि सुश्रुत भैया हैं मतलब शल्य वाले, तो इन्होंने बहुत डिटेल दिया है। तो कुछ पॉइंट मैं अंडरलाइन कराऊंगा, अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो उसको स्किप करके जा सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आपका छूटेगा, अगर आता है तो, जिसके 2% चांस है आने के, अगर आता है तो छूटेगा, लेकिन मैं ये मुझे लगता है कि रेयर है कि आए आने के, तो इसलिए आप बहुत चैप्टर लेंदी हो जाता है, बहुत ज्यादा इतना याद नहीं कर सकते हैं। मैंने तो कभी नहीं याद किया ना, एआईपीजीटी में मैंने पढ़ा था और एआईपीजीटी में क्वेश्चन आ गया था, लेकिन वो चरक से आया था, तो वो सही हो गया था। ठीक है, तो चरक में इजी है याद करना। अभी देखते हैं कुछ मैं आपको बोलूंगा, जैसे क्वेश्चन आया है वही आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे अब क्या करें, निम्न रोग में छेदन क्रम किया जाता है, तो छेदन किस किस में कर सकते हैं? भगंदर में कर सकते हैं, ग्रंथि में कर सकते हैं, श्लैष्मिक तिल कालक में कर सकते हैं, व्रण में, अर्बुद में कर सकते हैं, चर्म किल में कर सकते हैं, अस्थि मांस में कर सकते हैं, जतुमणि, आप इसमें अंडरलाइन के लिए छेदन को गोला कर लीजिएगा ताकि आपको पता है छेदन प्रोसीजर है। और किस में? जतुमणि को अंडरलाइन कर लीजिएगा, जतुमणि में छेदन करना है। और गल सुंडिका और सतपोनक, ये 3 डिजीज में अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें से गल सुंडिका और सतपोनक पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो छेदन किस किस में करना है? जतुमणि, गल सुंडिका, बाकी बहुत सारा है, तो छेदन का 3-4 याद रखिएगा, क्योंकि छेदन गल सुंडिका वाला तो बहुत 2-3 बार आया है क्वेश्चन, पता नहीं क्यों, इसी से इनको प्यार है लगता है, ये पूछ लेते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा। सतपूर्णक, सतपूर्णक के साथ बल्मिक भी याद कर लीजिए, बल्मिक, सतपूर्णक, जतुमणि और गल सुंडिका। तो ये हमारा पहला है छेदन क्रम, इसको एक्साइज एक्सीजन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आया छेदन के बाद भेदन। अब भेदन किस किस में कर सकते हैं, मतलब इंसिजन, तो क्या क्या है? सन्निपातक विद्युतरी के सिवा अन्य सभी विद्युतरियों में, तो ये मतलब आप जो भी विद्युतरी होते हैं उसमें सन्निपातज के अलावा सभी में अंडरलाइन कर लीजिएगा, कि सन्निपातज को छोड़ के सभी में कर सकते हैं, क्योंकि सन्निपात असाध्य होता है इसलिए। वात पित्त तथा कफ से उत्पन्न वाली तीनों प्रकार की ग्रंथियां, वात पित्त कफ तीनों से उत्पन्न विसर्प में सब प्रकार की वृद्धियां, विदारिका, परमे पीटिका, व्रणशोप, स्तन विद्युतरी, अमंतक, कुंभिका, अनुशयी, नाड़ी ग्रंथ, दोनों प्रकार के विंद रोग, पुष्कारिका, अलजी, प्राय सर्व प्रकार के क्षुद्र रोग, सभी प्रकार के क्षुद्र रोग, आप मतलब जो प्रायशः यहाँ पे है ना श्लोक में, प्रायशः क्षुद्र रोग, जितने भी क्षुद्र रोग हैं उसमें हम क्या करेंगे? भेदन कर सकते हैं। और क्या अंडरलाइन करेंगे? तुंडिकेरी, जो टॉन्सिल्स होता है, तुंडिकेरी। फिर गिलायु, ठीक है, तो ये हम अंडरलाइन करेंगे। और एक यहाँ पे रह गया प्रमेय पीड़िका। तो भेदन के लिए हमको क्या करना है? भेदन किस किस में करना है? भेदन प्रमेय पीड़िका में करना है, प्रायशः क्षुद्र रोग में करना है, तुंडिकेरी में और गिलायु में, ठीक है? तो ये आप 4-5 एग्जाम्पल अंडरलाइन कर लीजिए। तो छेदन हमारा चार एग्जाम, छेदन में क्या है? जतुमणि, गलशुंडिका, बल्मिक, सतपूर्णक। भेदन के लिए प्रमेय पीड़िका, प्राय सभी प्रकार के क्षुद्र रोग में, तुंडिकेरी, गिलायु में। तो ये 3-4 एग्जाम्पल हम इसका भेदन का भी याद रखेंगे। अश्मीरी को भी निकालने के लिए भेदन का प्रयोग करते हैं। तो, तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब तीसरा क्या है? लेखन कर्म, मतलब कि जिसमें हम हल्का हल्का ऊपर से स्क्रैपिंग करते हैं। लेखन, लेखन के लिए क्या है? तो लेखन क्या है? लेखन रोहिणी में, चतस्रो रोहिणी, मतलब 5 प्रकार की रोहिणी में 4 प्रकार की रोहिणी में करना है, जैसे वात पित्त कफ और रक्तज रोहिणी में। तो आप इसमें अंडरलाइन कीजिएगा, इसमें अंडरलाइन आप क्या कीजिएगा? उपजीविका, उपजीविका या अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है? उपजीविका के बाद आप इसमें दंत वैदर्भ अंडरलाइन कर लीजिएगा, अर्श अंडरलाइन कर लीजिएगा, मास्कंद अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे ऐसा मैं अंडरलाइन करने का मतलब ये नहीं कि यही वाला आ जाए, हो सकता है कुछ भी आ जाए, तो बस उपजीविका और आपने अंडरलाइन कर लिया है। उपजीविका, अधिजीविका दोनों में लेखन लिखा हुआ है, देखिए। तो उपजीविका, अधिजीविका में लेखन, दो अर्श में भी, अर्श में भी, अर्श का तो आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अर्श तो बहुत जगह भी आएगा, तो इसको छोड़ सकते हैं। उपजीविका, अपजीविका मेन इंपॉर्टेंट है, और दंड वेदर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको जाने दे देते हैं। तो ये हमारा लेखन का हो गया। अब चौथा क्या है? वेदन।
पंक्चरिंग जिसमें करते हैं, तो आपको पता है कि जहाँ पे पानी का कलेक्शन होगा, जहाँ पे पस का कलेक्शन होगा, तो वहां पे हम वेदन क्रिया करेंगे। अनेक प्रकार की विकृत शिरा मूत्र वृद्धि में, मूत्र वृद्धि में, और क्या कह रहा है, तकोदर मतलब जलोदर में। तो ये आपको बस वेदन मतलब ध्यान रखिएगा, वेदन क्या है, वेदन किस में कर सकते हैं, जहाँ पंक्चरिंग किस में कर सकते हैं, जहाँ पे पानी कलेक्ट हो या फिर पस कलेक्ट हो, तो मूत्र वृद्धि में हो सकता है। और तकोदर में जैसे कि एब्डोमिनल पानी में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में पानी जमा हो जाता है तो उसमें कर सकते हैं। और क्या कर रहा है, वेदन करना चाहिए, तथा शल्ययुक्त नाड़ियों और उन्मानवीय वनों में ऐसन। अब क्या करें, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया वेदन का। और चौथा क्या है, एसन। एसन किसमें करना है, एसन मतलब प्रोबिंग जिसमें करनी है। एसन किसमें करना है, शल्ययुक्त नाड़ी में, और उन्मार्गी व्रण मतलब जो व्रण उठा हुआ है। तो इसमें ये देखिए, जिसमें दो है, मतलब एक वेदन भी है और एशन भी है, अलग अलग है। वेशन किसमें बोला गया, वेदन किसमें बोला गया, मूत्र वृद्धि में और दकोदर में। और एशन किसमें बोला गया है, ये छोटे दो ही एग्जांपल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एशन बोला गया सशल्य नाड़ी, जैसे नाड़ी में मान लीजिए कुछ शल्य फंसा हुआ है उसमें, और उन्मार्गी व्रण में। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो दोनों के दो दो एग्जाम्पल, इसके भी दो एग्जाम्पल है, इसके भी दो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब तक कितना हो गया हमारा, पांच हो गया ना, छेदन भेदन लेखन भेदन ऐसन। आप क्या करें, आहरण। आहरण मतलब कि पकड़ के खींच के बाहर निकालना। तो किसको बाहर निकालोगे, जहां पे मतलब सरकरा हो, असमरी हो, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मूड का फंसा हुआ हो। तो इसमें आपको आहरण में अंडरलाइन क्या करना है, देखिए आहरण का सबसे इंपॉर्टेंट क्या, मूड धर्म। मुड़ का फंस गया ना, तो उसको पकड़ के खींच के निकालेगा ना, तो आहरण ही हमारा है। तो आप इसमें अंडरलाइन मुड़गप कर लीजिएगा। और चाहे तो बाकी आप ये सब भी कर सकते हैं, मतलब जो दंत सरकरा है, पाद सरकरा, मूत्र सरकरा, तो तीन प्रकार के सरकरा बोला गया है अश्मरी में और मुड़गर में। तो मेन आपको मुड़गप में आहरण कर्म करना है। ठीक है, फिर आ गया विश्रावण। ठीक है, विश्रावण का बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो विश्रावण का जो मैं कहूंगा अंडरलाइन कीजिएगा। निम्न रोग में से विश्रावण करना चाहिए, जैसे सन्निपाती विधि को छोड़कर शेष पांच विधि में। तो ये कहाँ पे आया था, भेदन में भी आया था ना, विधि, इसी भेदन में भी आया था, आपने ऊपर देखा होगा। प्लस भेदन भी कर लीजिएगा, ताकि लगे ये भेदन और जो हमारा विश्रावण है, उसमें दोनों में सन्निपाती को छोड़ के भेदन में बोला गया, विश्रावण भी बोला गया। फिर कुष्ठ में वेदना युक्त वायु एक स्थान में उत्पन्न शोध में, पाली के रोग में, इसमें आपको अंडरलाइन करना है स्लीपद। स्लीपद में करना है, फिर अर्बुद में करना है। विषर्प में तो उधर भेदन भी आया था, और इसमें और भेदन और जो विश्रावण है, बहुत सारी बीमारी आपको एक जैसे मिलेगी। आप इसमें अंडरलाइन कर लिए, एक तो स्लीपद अंडरलाइन कर लिए हैं, अर्बुद अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक गल शालू अंडरलाइन कर लीजिएगा। जैसे तुंडी के डी वहां पे आया था, यहाँ पे गल शालू का आया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है पित्त रक्त कफ औष्ठ्य रोग, क्षुद्र रोग मतलब पित्त रक्त तथा कफ जन ओष्ठ रोगों में, मतलब पित्त और जो पित्त रक्त और कष्ट जन जो ओष्ठ रोग आएगा, अभी मुख रोग पढ़ेंगे, वहां पे 8 टाइप के मुख रोग है, उसमें आएगा जो पित्त रक्त और कफ जन ओष्ठ रोग है उसमें हमें। और क्षुद्र रोग, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेदन में क्या आया था, प्रायश क्षुद्र रोग, और यहाँ पे अनेक प्रकार के क्षुद्र रोग, दोनों में फर्क यही है। अगर आपसे पूछा जाए क्षुद्र रोग में क्या क्या यूज करना, तो भेदन और विश्रावण आएगा। स्पेशली पूछा जाएगा प्रायः कहाँ पे यूज करना, तो प्रायः सब भेदन के लिए, और क्षुद्र रोग करके आएगा तो दोनों में जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप इसमें अंडरलाइन कर लीजिए, स्लीपर आपने अंडरलाइन कर लिया है। अर्बुद कर सकते हैं, स्तन रोग करना है तो कर सकते हैं, गल शालुक स्टार मार्क कर लीजिएगा। फिर कंटक कृमि दंतक जहरीले दंत वेष्टक उपयुक्त सिता दंत पुपुट पित्त रक्त कफ ओष्ठ में और क्षुद्र रोग में। ठीक है, तो ये हमारा विश्रावण हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सीवन, जो लास्ट होता है। सीवन क्या है, मेद जन्य रोग जिनमें भेदन हो गया। अब मान लीजिए इंसिजन लगा दी है, तो आप क्या कीजिएगा, उसको सिलिएगा ना, तो ये जिसमें भेदन हो गया हो, जिनका खुले मतलब जिनका क्या हुआ, खुला, प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, जिसमें भेदन है जिनका सुलेखन, हाँ मतलब इसमें यहाँ पे लेखन भी, जिनका लेखन कर्म भी हो गया हो, तथा चल संधि का आशय कर उत्पन्न होने वाले सगो व्रण या केवल सगो जात व्रण जैसे धूली जीवाणुओं से दूषित ना हो, तो चल संधि के आश्रित वर्ण इनमें सीवन कर्म करना चाहिए। इसमें आपको अंडरलाइन क्या करना है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है, आपको अब ध्यान रखिए ना कि आपको कहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे खुला हुआ वाला पार्ट है वहीं पे सीवन कर सकते हैं, तो इसको जाने दे सकते हैं, सीवन वाले को कहाँ करना है, बस अंडरलाइन कर लीजिए सगो व्रण में। सगो व्रण में हमें क्या करना है, सगो व्रण वो ऐसा व्रण जहाँ पे चलते हुए जो मतलब हील जल संधि के आश्रित पर इनमें सीवन कम करना चाहिए। तो सीवन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब सीवन का क्या इंपॉर्टेंट वो भी आ जाएगा। क्षार अग्नि और विष मतलब आठों हमारे शल्य कर्म किस रोग में करने चाहिए, उन्होंने डिटेलिंग बोल दी है। दो बहुत इजी था, दो सबसे इजी कौन था, एक वेदन वाला और एक एसन वाला।
आहरण वाला भी मान के चलिए इजी है। बाकी आपको भेदन और ये विश्रावन दोनों की ऑलमोस्ट सेम सेम डिजीज है। छेदन बिल्कुल अलग है। और C1 का आप कुछ याद नहीं कीजिए। तो ऐसे मैंने याद किया था कि भैया कुछ आता है, अगर अगर मेरे को याद रहता है तो इसका मतलब वो ऐसन का होगा, वेदन का होगा, या तो फिर छेदन का होगा। नहीं याद आता है तो दो ही ऑप्शन रखा था, या तो भेदन या तो विश्रावन। अब ऑप्शन में देखता था कि भेदन और विश्रावन से कहीं एक तो नहीं है, अगर एक है तो मतलब समझ जाइए कि मतलब कि वही आंसर होगा। ये मतलब ये तरीके होते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ के भी उसके आंसर को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षार अग्नि और विष से व्याप्त तथा वायु जिनसे निकलती हो, जिनके अंदर भीतर दूषित रक्त और शल्य शेष हो, ऐसे व्रणों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बोला कि सेवन कर्म कम नहीं करना चाहिए जो मान लीजिए क्षार और अग्नि से विष से व्याप्त है और वायु जैसे निकल रहा है, तो इसको जाने दीजिए। धूलि बाल नख आदि वस्तु तथा अस्थि के टूटे चलेमान टुकड़े इन्हें यदि व्रण से नहीं निकाला जाए तो ये व्रण मतलब क्या करते हैं, मान लीजिए किसी व्रण में क्या फंसा हुआ है, मान लीजिए बाल फंस गया, नख फंस गया, इसको नहीं निकालिएगा तो क्या करेगा, व्रण को पका देगा और बहुत सारी प्रकार की वेदनाएं करेगा, तो इसलिए हमको वहां से साफ सुथरा करना पड़ता है। तो इसको भी जाने दीजिए। फिर व्रण के किनारे को ऊंचा उठाकर दोनों किनारे को ठीक तरह से मिलाकर महीन सूत्र, अस्मंतक की छाल के रेसे, सन के सूत्र, छाम सूत्र, स्नायुतान, घोड़े के बाल, मुरबा और गिले के तंतु, इनमें से अब क्या कर रहे हैं ना कि अब मान लीजिए सीवन कर्म करना है तो क्या करोगे, सिर्फ सुई से थोड़ी नहीं करोगे। सुइचरिंग जो हम कर रहे हैं, सुइचरिंग के लिए धागा चाहिए होता ना, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग नंबर के धागे तो थे नहीं। तो जो हमारे वैद्य जी थे वो क्या करते थे, किसी का छाल ले लेते थे, स्नायुतान ले लेते, घोड़े की बाल ले लेते थे, गिलोय ले लेते, तो ये अलग-अलग चीज़ों को लेकर क्या करते थे, उसका ना स्यूचरिंग करते थे। और इसका फिर उसमें से 4 टाइप थे स्यूचरिंग के, वेलितक, गोफणिका, जैसे अब हमने गोफणा बंद पढ़ा था, तो अभी भी स्यूचरिंग के टाइप्स होते हैं ना, आपने देखा है स्यूचरिंग के टाइप्स? कोई बताएगा मुझे? हेलो? सूचरिंग में सर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स इंटरप्टेड इंटरप्टेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, ब्लैंकेट होता है। हाँ, तो यही जो होता है ना इंटरप्टेड कंटीन्यूअस, जो मैं भी वही देख रहा हूँ, यही सब जो 4-5 एग्जांपल है, वो तो इस समय के उस समय भी उसी तरह थे। 4 प्रकार के थे, एक तो वेलितक, गोफणिका, तुन सेवनी और रिजु ग्रंथि। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस चीज के प्रकार हैं, वेलितक, गोफणिका, तुन सेवनी और रिजु ग्रंथि। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्यूचरिंग, स्यूचरिंग। ठीक है ना, तो ये मतलब आप क्वेश्चन पूछा था कि गोफण, आपने वो देखा ना अभी बंद पड़ा था तो गोफणा पड़ा था। तो ये है सूचरिंग के टाइप्स। तो मतलब आप धागा लीजिए सीवन करण में, और ये धागा से इन चारों तरीके से, जैसे कंटिन्यूअस है, इंटरप्टेड, अब हमको ये पता नहीं कि वेलितक किसको कहते हैं, वो सब फोटो वोटो दिया नहीं उस समय उन्होंने, किसको नाम उसी के शेप के अनुसार इन्होंने नाम दिया होगा। मान लीजिए कि गो के फण के समान लगा रहे होंगे तो उसके बेस पे गोफणिका बना दिया। तुन सेमनी मतलब चोंच को बोल इस तरह से किया होगा तो उसको तुन सेमनी बोल दिया होगा। ऋजुगंती मतलब स्ट्रेट होता है, तो इसी के बेस पे उन्होंने बता दिया था। आपको पता है कि आजकल ऐसा ही, आजकल के नाम अलग है। तो हमें क्या, तो ये हमें 4 नाम याद रखने हैं, वेलितक, गोफर्णिका, तुन सेमनी और ऋजुग्रंथि। ये क्या है, टाइप्स हैं स्यूचरिंग के उस वक्त के। अब ये वाला इंपॉर्टेंट है श्लोक। कम मांस वाले अंग में तथा संधियों के सीवन के लिए, मतलब मान लीजिए जहाँ पे मांस कम है और या फिर संधि, जहाँ पे संधि है उसको सीवन करना, उसको उसमें सीवन कर्म करना है, तो 2 अंगुली लंबी और गोल मुख वाली सुई चाहिए, तथा मतलब कम मांस वाले देश से अल्प मांस में और संधि में सूची कैसी चाहिए, वृत्त, गोल और 2 अंगुल लंबी। मतलब मान लीजिए आपका कोई ऐसा मांस कटा है जो छोटा है, और मान लीजिए कि ऐसा जगह कटा है जहाँ पे संधि संधि युक्त है, तो वहां पे आप जो सुई यूज करेंगे कैसा यूज करेंगे, 2 अंगुल लंबी और गोल होनी चाहिए। वैसा ही करा है कि मान लीजिए कि अधिक मांस वाले अंग में 3 अंगुल लंबी या 3 धार वाली सुई श्रेष्ठ होती है, तो आयता त्रय अंगुला मान अस्त्र मांस में वापी पूजिता, मतलब कम मांस वाले में आपको क्या करना, वृत्त और 2 अंगुल लेनी है। और जो अधिक मांस वाला एरिया है वहां पे सुई कैसी लेनी है, 3 अंगुल लंबी तथा 3 धार वाली लेनी है। मर्म स्थान वृष्णकोश तथा उदर के सीवन कर्म के लिए धनुष के समान टेढ़ी हुई ठीक होती है। अब मतलब ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। धनु का वक्रा मतलब क्या होता है, धनुष के समान जिसका वक्र टेढ़ा हो, वो कहाँ कहाँ यूज करना है, उसकी उस टाइप की सुई कहाँ पे यूज करनी है, मर्म में, फलकोश में और उदर में। ठीक है ना, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि मर्म स्थान में मान लीजिए कोई मर्म स्थान है, वहां पे आपको वो करना है, सीवन कर्म करना है, तो उसमें सुई कैसा यूज कीजिएगा, तो उसमें धनुष के समान टेढ़ी सुई लेनी चाहिए।
इसी तरह मालती के पुष्प के वृत्त के अग्रभाग के समान मोटी, गोल तथा तीक्ष्ण अग्र वाली 3 तरह की सुइयां बनवानी चाहिए। मतलब कह रहा है कि अब कह दिया कि 3 तरह की सुइयां बनवानी चाहिए। कैसी-कैसी? मोटी, गोल और तीक्ष्ण अग्र। तो मालती के पुष्प के वृत्त के समान, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पूछा जाए कि सुई कितनी प्रकार की बनानी चाहिए, तो 3 प्रकार की। किसके बेस पे? मालती पुष्प के बेस पे। कैसा? तीक्ष्ण, मतलब तीक्ष्ण होनी चाहिए, फिर यहाँ पे लिखा हो मोटी होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, तीक्ष्ण होने वाली। इसको मैं फिर से श्लोक को अंडरलाइन कर ये बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या बोला है। कि सबसे पहले आपको देखिए कि कहाँ पार्ट कटा है। कम मांस है कि ज्यादा मांस है? अगर कम मांस वाला है तो वहाँ पे 2 अंगुल वाली लंबी सुई लेंगे, और वो कैसा हो? वृत्त होना चाहिए। बड़ा है, मान लीजिए बड़ा मांस वाला एरिया, तो वहाँ पे 3 उंगली लंबी और उसमें 3 धार वाला होना चाहिए। तो कह रहा है कि मान लीजिए आपको सीवन कर्म कहाँ करना है? मर्म स्थान पे करना है, वृषण कोष पे करना है, या फिर में करना है। उदर में करना है, तो आपको कैसा होना चाहिए? जो आपका सुई होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? धनुष के समान टेढ़ा होना चाहिए। अब कह रहा है कि इसी तरह, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि मान लीजिए आपके पास कुछ नहीं है, तो इसी तरह आप क्या कीजिए, जो मालती का पुष्प है उसका जो डंठल होता है ना, उसके अग्र भाग के समान मोटी, गोल और तीक्ष्ण अग्र वाली 3 तरह की सुई बनवानी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, ये अलग से आ गया है ये। तो ये इतना मेंशन नहीं करेगा, बस त्रिविधा करके आप ध्यान रखिए। मालती पुष्प के समान 3 टाइप्स की बनानी है। बट ये पूछा गया मर्म स्थान में, तो धनुष के समान टेढ़ी होनी चाहिए सुई। अब क्या करा है? अब सुई लगाएंगे, तो वही बोला गया, ना बहुत ज्यादा दूर लगाना, ना नजदीक। मतलब सीवन कर्म कर रहा है, स्यूचरिंग कर रहा है, तो बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं। वही लिखा है कि व्रण अष्ट के सीवन कर्म में सुई को ना तो अधिक दूर तथा ना अधिक समीप प्रयोग करना चाहिए। तो ये दूर दूर लगाने से क्या होगा? तनाव हो जाएंगे, और अधिक समीप लगाने से व्रण के किनारे टूट जाते हैं, तो छोड़ दीजिए। इस विधि से अच्छी प्रकार सिए हुए व्रण को क्षौमवश तथा पिच्चू से ढककर, अब क्या सीने के बाद क्या करते हैं हम उसको? भैया बैंडेज करते हैं ना, तो वही इन्होंने बताया है। फिर नेक्स्ट क्या है? इस प्रकार ये अष्टविध शस्त्रम संक्षेप में यहाँ पे कह दिया गया है। तो अष्टविध शस्त्र क्रम हमने आठों के बारे में बता दिया है। किस व्याधि में कौन कौन सा प्रोसीजर होगा। स्यूचरिंग के बारे में थोड़ा सा इन्होंने डिटेलिंग बताई कि कौन सा सुई कहाँ यूज करना है, और कौन सा स्यूचरिंग, जैसे 4 टाइप के सुई के बारे में बोला है, और स्यूचरिंग के भी टाइप्स बोले हैं। फिर आगे इन्होंने कुछ और ही बोला है। उक्त अष्टविध शस्त्र में हीन छेद, आवश्यकता से अधिक छेद, तिर्यक छेद एवं सावधानी से अपने ही शरीर में छेद करना, ये 4 व्याप्तियां होती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्याप्तियां कितने प्रकार की होती है? किस प्रकार की व्याप्तियां? मतलब मान लीजिए आप शस्त्र क्रम कर रहे हैं, मान लीजिए छेदन कर रहे हैं, भेदन कर रहे हैं, तो या तो आप क्या कर सकते हैं? हीन छेदन कर सकते हैं, हीन भेदन कर सकते हैं। फिर या तो फिर ज्यादा कर सकते हैं, या तो तिर्यक कर सकते हैं, या असावधानी से क्या होगा, अपने ही मान लीजिए आप छेदन करने जाए या वेदन करने जाए, अपना ही शरीर में नुकसान पहुंचा ले। तो ये करें, तो ये 4 व्याप्तियां, मतलब 4 कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर आप कोई भी ये छेदन भेदन प्रोसीजर कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जो अष्टविध शस्त्र क्रम है, उसकी कितनी व्याप्तियां हैं? तो 4 है। ठीक है, ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। एक यहाँ पे छेद का मतलब सिर्फ छेद मत समझिए, हो सकता है वो हीन भेद भी हो सकता है, हीन लेखन भी हो सकता है, ये हीन कुछ भी हो सकता है। आप जो करने जा रहे हो उसमें से कम, ज्यादा, तिर्यक और असावधानी से अपने में ही कर लेना। तो ये 4 प्रकार की व्याप्तियां होती है। आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आगे ये श्लोक जाने दीजिए, अब आगे श्लोक जाने दीजिए, ये भी जाने दीजिए। भ्रम पड़ा, हाँ। अब कह रहा है ना कि अब ये श्लोक के बाद यहाँ से ना दूसरी चीज के बारे में बोल दिया, देखते हैं क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है जैसे जैसे सिरा है, मर्म स्थान है, स्नायु है, इसका अगर वेदन हो गया, यहाँ पे वो हो गया, पेन हो, यहाँ पे वेदन का मतलब चोट लग गया है, या फिर यहाँ पे किसी तरह से डैमेज हो गया, तो क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं, तो वो बोला गया है। कि मान लीजिए आपके 10 से आधे, मतलब यहाँ पे 5, कोई भी 5 स्थान मर्म स्थान हमारे बॉडी में है, उनमें क्षत या वेद होने से मैं जो पॉइंट अंडरलाइन करूंगा वो वही कीजिएगा। इसमें मर्म स्थान के वेद होने से बहुत सारे लक्षण होंगे, हमको क्या अंडरलाइन करना है वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 से अधिक, मान लीजिए मर्म स्थान है आपके है तो 107, उसमें से 5 में भी डैमेज हो गया, 5 प्लस 6 7 हो गया, तो आप में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? भ्रम हो सकता है, प्रलाप हो सकता है, शक्ति या देह का पात, प्रमोह, हस्तपात का पटकना, देह का उलट पलट करना, संलयन, शरीर की उष्णता बढ़ना, अंग तथा संधियों में शैथिल्य, बेहोशी, ऊर्ध्वश्वास ऊर्ध्वश्वास होना, वातजन विभिन्न तीव्र वेदना, मांस के धावन के समान रक्त का निकलना, तथा सब प्रकार के इंद्रियों की ग्रहण शक्ति का विराम हो जाना, ये सामान्यता तथा लक्षण होते हैं। किसके? मर्मविद के लक्षण है।
आप इसमें क्या अंडरलाइन कीजिएगा, मांस उदक आभम। मान लीजिए आपका मर्म जो है वहां पे विद हो गया है, तो कैसा मतलब मांस के समान आपका ब्लड वहां से निकलेगा, ये है, ये पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा आप इसमें। बाकी आप अंडरलाइन करने की नीड नहीं है, ये वाला अंडरलाइन कीजिएगा, मांस उदक आवम रुधिरंश गच्छेत। फिर अब सिराओं के बारे में बोला गया, सिराओं के छीन तथा बीन होने पर, अब मान लीजिए सिराएं आपके छीन हो गई या कट गई या फट गई है, तो वहां पे क्या होगा, सुरेंद्र मतलब सुरेंद्र नहीं है, सुर इंद्र गोप प्रतिमम प्रभुतम, मतलब जो वीर बहुटी के समान लाल रंग का रक्त स्राव होता है, तथा वायु प्रकृति को अधिमंत सी रोग आदि विविध प्रकार को उत्पन्न करती है। तो आप इसमें अंडरलाइन क्या करेंगे, सु, आप इसमें शिशु लिख लीजिए, सी लिख लीजिएगा, तो शिशु से क्या होगा, हम तो ऐसे ही याद किए थे, शिशु मतलब सी से सीरा और सु से सुरेंद्र, सुरेंद्र गोप प्रतिमम, मतलब कि मान लीजिए सीरा में अगर छेदन भेदन हो जाता है, तो कैसा निकलेगा, ब्लड कैसा निकलेगा, वीर इंद्र गोप के समान। तो शिशु से आप अंडरलाइन कर लीजिए, शिशु लिख लीजिए, शिशु, सी से सीरा और सु से सुरेंद्र, सुरेंद्र इंद्र गोप, ठीक है। इसमें आप अंडरलाइन बस सुरेंद्र को प्रतिमा को कीजिएगा। फिर आ गया हमारा स्नायु विध होने पे, अगर मान लीजिए स्नायु विध हो जाता है, तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, कुबड़ा हो जाएगा, कब्ज। तो ये अंडरलाइन कीजिए, कुबड़ा का होना, शरीर अवयव अवसाद, शारीरिक क्रिया में आसक्ति, चिरात व्रण रोहती यश चौपी, मतलब जो भी व्रण होगा वो क्या होगा, अगर स्नायु वेद हो रहा है तो व्रण का देरी से रोहन होना का, देखिए ना यहाँ सिरा सिरा के लिए आया है, और ना ये लाइन किसके लिए है, उसके लिए आया है, मर्म के लिए आया है, ये लाइन किसके लिए है, स्नायु का। अगर मांस अगर स्नायु में अगर मान लीजिए वेदन हो जाता है, तो क्या होगा, व्यक्ति कुबड़ा हो जाएगा और चिराद व्रण रोहिती, मतलब व्रण जो होगा अच्छे से हीलिंग नहीं होगा, बहुत टाइम लेगा। तो ये दो पॉइंट अंडरलाइन कीजिएगा, किसका, तो स्नायु विद का। फिर आगे क्या है, शोभ की अधिक वृद्धि, भयंकर वेदनाएं, बल की क्षीणता, पाँव में स्फोटन की पीड़ा और शोथ तथा संधियों के कार्य का उपरम होना, ये अचल तथा, अब मान लीजिए संधि में कुछ दिक्कत हो गया, तो संधि का बोला गया कि संधि में क्या हो गया, अगर संधि में दिक्कत हो रहा है तो शोफ अति वृद्धि, मतलब सूजन ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसको भी जाने, ये इसका पूरा लाइन छोड़ दीजिए संधि वाला, ये वाला, ये अस्थि वाला है, अस्थि वाला इंपॉर्टेंट है, कि जिस मनुष्य को रात और दिन में भयंकर पीड़ाएं होती है, घोर रूजो यश निशा दिनेशु, मतलब जिसको दिन और रात में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, समझ लाइए भैया कि उसका अस्थिविद हो गया है, कहते हैं ना हड्डी टूट जाए तो बहुत दर्द होता है, तो वही कहानी है। जिस मनुष्य को रात और दिन में भयंकर पीड़ाएं होती हैं, किसी व्यवस्था में रखने पर शांति नहीं मिलती हो, तो किस सर्व अस्थानेषु न शांति, तो ये दोनों अंडरलाइन कर लीजिएगा, हिंदी में या श्लोक में आप चाहे तो जो कुछ भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो किसी जिस मनुष्य के रात और दिन सर में एक मिनट रुक जाना सर, एक मिनट सर। अरे तो मोटर बंद कर दो ना तुम, रुकवा हमें क्यों रहे हो। ठीक है, जी तो सर, जी सर, जी सर, जी सर। क्या भर गया, सर ऐसे सर, वो घर का सर एक पानी भर जी गया कि सर, सर पढ़ा टंकी बढ़ दीजिए। गई, जी सर, पानी भरा है, टंकी क्या, टंकी भरी सर, टंकी टंकी, भरी, हाँ सर टंकी। जी ठीक है, तो अपना ह्यूमर लगाना है, वाइवा में ऐसे ही पूछ देंगे आप, जी पानी सर। भर गया, देख, ठीक है, तो अस्थि में अगर विध हो रहा है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, दिन और रात में इसको कोई भी चैन नहीं, शांति नहीं मिलेगी, तो ये अस्थि विध का है। फिर क्या कह रहा है, सीरा स्नायु संधि और अस्थि इन मर्मों में चोट लगने पर ये पूर्वक लक्षण क्रमशः अपने अपने समझने चाहिए। मांस मर्म के ताड़ित होने पर स्पर्श, अब स्पर्श ना जानियति, मान लीजिए कि मांस मर्म में अगर मान लीजिए उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें क्या होता है, उसको स्पर्श गान का अभाव होता है, तो ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, मांस मर्म के लिए बोला गया है कि स्पर्श ना जानियति। देखिए इसमें हल एक का सब पॉइंट याद मत कीजिए, जो मैं अंडरलाइन करा रहा हूँ वही याद कीजिए, जैसे अब मैंने बोला मर्म वाले में मांस होता है, शिशु मतलब सीरा वाले के लिए, कब्जे और चिरात स्नायु के लिए, संधि का आप छोड़ दीजिए, अस्थि का क्या हो गया कि दिन रात उसको पेन हो रहा है, और स्पर्श न जाने मांस के लिए है। फिर है कुत्सित तथा बाकी जितने पॉइंट है ये सब आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने दो पार्ट देखा, अष्टविध शस्त्र क्रम देखा, मतलब 8 प्रकार के जो शस्त्र क्रम है उसको कहाँ कहाँ यूज करें उसके बारे में देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हाँ मतलब मान लीजिए मांस में अगर विध हो रहा है या फिर अस्थि में विध हो रहा है तो क्या क्या लक्षण दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा है, अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है, 26वां।
तो 26वें चैप्टर का नाम क्या है? प्रनष्ट शल्य विज्ञान अध्याय। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर खोल लीजिए। प्रनष्ट शल्य विज्ञान अध्याय। सल तथा स्वल दो धातु आशुगमन अर्थ में है, उनसे श्लेष इस मतलब शल्य का डिफिनेशन बोला गया है कि शल्य के बारे में बोला गया है, इसको कोई नहीं पूछने वाला है। बस ये लिखिए शल्य दो प्रकार के होते हैं, शरीर और आगंतुक। हिंदी में अंडरलाइन कर लीजिए कि शल्य जो होता है वो दो प्रकार का होता है, शारीरिक और आगंतुक। ठीक है। अब क्या करें? सब शरीर बाधा कर शल्य, जो पूरे शरीर में बाधा पहुंचाता है उसको शल्य कहते हैं। और क्या कह रहा है? समस्त शरीर में जो बाधा पहुंचा है उसको शल्य कहते हैं। उसी शल्य को निकालने के लिए यहाँ उपदेश दिया जाता है, इसलिए इस शल्य को शल्य शास्त्र कहते हैं। सर्व शरीर बाधा कर्म शल्य, अंडरलाइन कर लीजिए बस। ठीक है। फिर अब क्या कह रहा है? तो दो टाइप के हो गए थे ना शल्य, शारीरिक और आगंतुक। तो उसके बारे में थोड़ा बोला है कि तत्त छोड़िए, शारीरिक और आगंतुक ऐसे शल्य के दो भेद किए गए हैं। उनमें दंत रोम शारीरिक मतलब शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दंत रोम नख समश्रु आदि तथा रस आदि धातु मल दूषित हुए वातादि दोष, ये शारीरिक शल्य है। मतलब जितना भी एग्जाम्पल दिया है ये शारीरिक शल्य है। इसके अलावा जो भी है वो संसार के जो भी चीजें है वो क्या करती है? आगंतुक शल्य होते हैं। तो ये सब कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। बस आपको पता होना कि शल्य दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक शल्य और आगंतुक शल्य। फिर स्वर्ण रजत ताम्र लोहादि धातु बांस वृक्ष तृण श्रृंग अस्थि आदि से बने पदार्थों से शल्य तत्व का अधिकार है, उनमें भी विशेषता अब कह रहा है कि ये सब जो है ना स्वर्ण रज, ये जो भी जो एग्जाम्पल है ना उसमें क्या है, उसमें क्या क्या है, वो सब शल्य के अधिकार है। मतलब वो शल्य की तरह काम कर सकता है। मतलब मान लीजिए सोना, सोना का नोकीला भाग घुस गया, रजत का घुस गया, ताम्र का घुस गया, लोहे का घुस गया, बांस का घुस गया, वृक्ष का घुस गया, तो ये सब क्या कर सकते? शल्य तक का अधिकार का मतलब है कि शल्य जैसा हो सकता है ये। उनमें भी विशेषता किसके बारे में बोला गया? लोह के पदार्थों के बारे में। लोह के पदार्थों में शल्य शब्द प्रयुक्त होता है। लोह में भी दूर निवारण होने से, सूक्ष्म मुख होने से तथा दूर से भी छोड़ने पर लक्ष्य वेदक होने से शल्य शब्द मतलब शल्य का मतलब शल्य के बारे में बोला है कि ये सब शल्य है। और शल्य में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोह। और लोह में भी सबसे क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है जो शल्य का मतलब वाण से बोला गया, जो वाण होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि दूर से फेंकोगे तो किसी को चुभ जाएगा, उसका मुख छोटा होता है, छेद कर देता है जाके। अब फिर बोला कि वाण का अधिक तरह मतलब शल्य का मतलब बोलता है कि शल्य शल्य शल्य, तो क्या हो सकता है? शल्य एक वाण की तरह हो सकता है, ठीक है। अब क्या करें? ये वाण दो प्रकार का होता है। ये वाण कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, एक कर्णी और दूसरा सलक्ष्ण। कर्णी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये वाण है, ये वाण है ना, तो मान लीजिए इसका ये वाण है। और बहुत सारे वाण में आपने देखा होगा ना, पीछे में कुछ कुछ ऐसा रहता है, देखा आपने? देखा है कि नहीं किसी ने? है भाई, कोई बोले देखा ना। सर जी। जी देखा हाँ। है सर, देखा है जी। जैसे वाण होता है तो वाण के एक तो आगे में ऐसा एरो रहता है और पीछे भी एरो रहता है, ठीक है ना। तो जिसमें पीछे में एरो मतलब मान लीजिए पीछे में है तो उसको कर्णी कहेंगे, उसमें कान है, मतलब कान लगे हुए हैं। और दूसरा क्या होगा? एकदम चिकना होगा, ऐसा होगा एकदम चिकना, पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, तो उसको सलक क्या कहेंगे उसको? तो ये मान लीजिए वाण है, ठीक है। तो वाण दो तरह के हो सकते हैं, कर्णी हो सकते हैं और दूसरा सलक्षण हो सकता है। सलक्षण का मतलब चिकना होता है, देखिए ना पूरा चिकना है। और दूसरा में पीछे क्या है? मतलब कि कर्ण टाइप का है। तो ये वाहन दो प्रकार का होता है, प्रथम कर्णयुक्त तथा द्वितीय अकर्ण रहित, इसी को सलक्षण कहते हैं। कर्ण रहित या फिर सलक्षण। ये वाहन प्राय अनेक प्रकार के वृक्ष के हो सकते हैं, तरह पुष्प और फलों के आकार के समान तथा हिंसक सर्प मृग पक्षियों के मुख समान होते हैं। तो इसको जाने दीजिए। आप बस याद रखिए कि बाण दो प्रकार के होते हैं, कर्णी और सलक्षणी। ठीक है। अब बड़े या छोटे सर प्रकार के शल्यों की, अब कह रहे हैं कि जित कोई भी मान लीजिए शल्य है तो उनकी गति कितने प्रकार की होती है? तो आप लिख लीजिए शल्य की गति 5 प्रकार की होती है। ऊपर नीचे विपरीत तिर्यक और सरल। आपसे अगर पूछा जाए कि शल्य की कितनी गति होती है, तो 5 क्वेश्चन आया हुआ है, शल्य की गति 5। यहाँ पे 5 करके ऊपर लिख लीजिए शल्य की गति। क्या क्या है? ऊर्ध्व अधो अर्वाचीन तिर्यक और ऋजु। शल्य की गति, ठीक है। वे शल्य वेग क्षय होने से, प्रतिघात से, त्वचा आदि व्रण वस्तुओं में कीवा धमनी श्रोत्र अस्थिविवर और मांसपेशी आदि शरीर के प्रदेशों में अवस्थित हो जाते हैं। इसको जाने दीजिए। उन स्थानों में स्थित व्रण में जो शल्य के लक्षण होते हैं उन्हें कहता हूँ। मान लीजिए कि अब शल्य है आपकी बॉडी में घुसेंगे, मान लीजिए त्वचा में आएंगे या मांस में आएंगे, तो उनके लक्षण के बारे में बोला है उन्होंने। एक तो उन्होंने बोला है, तो क्या बोला है? एक तो बोला है लक्षण भी दो प्रकार का होता है, एक साधारण लक्षण, एक दूसरा विशेष। तो यहाँ पे क्या बोले? शल्य के लक्षण, शल्य के लक्षण कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये भी 2 है शल्य के लक्षण।
पूछा है शल्य के लक्षण कितने हैं? तो दो। एक साधारण शल्य के लक्षण होते हैं, ठीक है, वो लक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य तथा दूसरा विशेष। अगर आपसे पूछे शल्य के लक्षण कितने हैं, तो सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य का मतलब कि हर में ये कॉमन, जैसे फीवर आना, पस निकलना, ये क्या है? सामान्य लक्षण है। विशेष मतलब कि मान लीजिए त्वचा में होगा तो त्वचा के कुछ लक्षण होंगे। मांस में होगा तो मांस के कुछ लक्षण होंगे। अस्थि में होगा तो अस्थि के लक्षण होंगे। तो विशेष के बारे में भी देखेंगे और सामान्य के बारे में देखेंगे। तो पहले उन्होंने सामान्य लक्षण बोला है, देखते हैं क्या क्या बोला सामान्य लक्षण में। यदि व्रण श्याम वर्ण के पीड़िकाओं से युक्त, सोफ और पीड़ा वाला हो, बार-बार रक्त निकलता हो, बुलबुले उठते हो और मुलायम मांस हो, ऐसे व्रण को शल्य युक्त समझना चाहिए। ये सामान्य लक्षण है। तो हर सल जितने भी सल है उसमें ये सब दिखेगा, सोफ दिखेगा, दर्द करेगा, खून निकालेगा, बुलबुला फेन आ रहा होगा। तो ये सब क्या है? सामान्य लक्षण है। सामान्य लक्षण हमको ध्यान नहीं देना, हमको ध्यान देना है कि विशेष लक्षण, कि मान लीजिए त्वचा में अगर शल है तो कैसा लक्षण होगा, मांस में है तो कैसा लक्षण होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें डिटेलिंग में दी है, इतना तो कहते हैं ना कि इसलिए फादर ऑफ सर्जरी ऐसे ही नहीं बोला गया इनको। विशेष लक्षणों में अब क्या करें? त्वचागत शल्य होने पर त्वचा का रंग बदल जाता है तथा वहां विस्तृत और कठिन स्रोत होता है। जहां मैं बोलूंगा तो वही अंडरलाइन कीजिएगा। तो सबसे पहले त्वचा के लिए बोला, कलर ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। त्वचा में होगा तो विवर्ण होगा, सोफ होगा और भारी होगा। मांसगत सबसे पहले क्या होगा? सोफ है सबसे पहले त्वचा में, सबसे पहला लेयर क्या है? त्वचा में है। तो त्वचा में क्या होगा? थोड़ा सा सोफ होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मांस में आया तो मांस में क्या है? सोफ की अभिवृद्धि, मतलब सोफ बढ़ जाएगा। शल्य मार्ग अनुप, हिंदी में देख लेते हैं, मतलब अच्छे से भरता नहीं है। तो त्वचा का आप स्किप कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं मांस का। मांसगत शल्य होने पे शोफ की अधिक वृद्धि, शल्य के मार्ग का रोपण नहीं होना। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, शल्य मार्ग अनुपसंरोह। ये शल्य का मार्ग है वो अच्छे से रोपण नहीं होगा। तो ये किसका है? मांस में अगर शल्य है तो। पीड़न करने में मान लीजिए आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा? असहनीय, मतलब दबाने से क्या होगा? पेन होगा। और चोस और पाक, चोस मतलब चुभन होती है, मतलब चोस में दाह होती है, जिसमें दाह होगी वो पाक होगा। तो किसका है? मांसगत का है। त्वचा में क्या हो रहा है कि सोफ हो रहा है। जैसे ही वो मांस में पहुंचा तो मांस में क्या होगा? सोफ की अभिवृद्धि हो गई, मतलब बढ़ गया है। और शल्य मार्ग, जिस मार्ग से घुसा है उसका हीलिंग अच्छे से नहीं होगा, रोपण अच्छे से नहीं होगा। और वहां पे पीड़न असहिष्णुता, मान लीजिए आपने वहां पे पीड़न किया, दबाया तो वो बहुत पेनफुल होता है। चोसपाक वो एरिया क्या होगा? पकेगा और क्या होगा? दाह करेगा। अब फिर क्या करा? आपको पता नहीं, सबसे पहले त्वचा होता है, फिर मांस होता है, फिर पेशी होती है, तो उसी के अनुसार ये बता रहे हैं। उसके नीचे फिर सिरा होता है। तो अब पहले तो स्टेज में मतलब त्वचा में पहुंचा, फिर मान लीजिए आप ऐसे ही याद कीजिए, फिर उसके बाद मांस में पहुंचा, फिर मान लीजिए पेशी में पहुंचेगा तो क्या होगा? पेशी में सल होने पे चोस तथा शोफ के बिना उक्त लक्षण ही होते हैं। मतलब मांस वाला ही लक्षण है, सिर्फ दो लक्षण नहीं है। तो ये अंडरलाइन बिल्कुल इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। पेशी वाला जो है में चोस और शोफ नहीं होगा, ठीक है ना। चोस मतलब दहा नहीं होगा और शोफ मतलब सूजन नहीं होगी, क्योंकि एकदम अंदर घुस गया है। बाकी इसमें क्या होगा? इसमें वही होगा, पीड़न असहिष्णुता रहेगी, ये विवर्ण ये सब रहेगा। जो भी मांस और त्वचा का लक्षण है वो सब रहेगा। पेशी में दो लक्षण सिर्फ नहीं रहेगा, चोस और सोफ। चोस और पाक नहीं है, चोस और सोफ है, ये ध्यान रखिएगा। चोसो। फिर शिरागत शल्य होने पे शिराओं का, अब शिरा में हो जाए तो क्या होगा? शिरा क्या होगा? शिरा से शिराओं का रक्त अवरोध होना, फूलना, शिराओं में वेदना तथा शिराशोथ, ये लक्षण होते हैं। तो शिरागत में सबको शिरा में अधमान, शिराशूल, शिराशोथ, तो इसको अंडरलाइन मत कीजिए। स्नायुगत लक्षण में क्या है? स्नायु वाला अंडरलाइन कीजिएगा। स्नायु वाला क्या करे? स्नायुगत शल्य होने पे स्नायु का संकोच, तीव्र स्रोत और भयंकर पीड़ा, ये लक्षण होते हैं। तो उग्र रुक आप ये अंडरलाइन लीजिएगा। उग्र रुक किसका है? बहुत ज्यादा पेन किसमें दिखा? अभी तक किसी में दिखा है? अब बस लिख रहा था पीड़ा पीड़ा, बस इसमें कह रहा है उग्र रूप हो गया है। उग्र रूप मतलब बहुत ज्यादा पेन हो गया। और संरंभ, ये दोनों अंडरलाइन लीजिएगा, संरंभ और ऊर्ध्व, इसके लिए स्नायु में। फिर श्रोतोगत स्रोतसाम स्वकर्म हानि, मतलब मान लीजिए स्रोतस में है तो उसके कर्म में हानि होगी। श्रोतगत, ये क्वेश्चन आया हुआ था, पता नहीं एआईपीजीडी में क्वेश्चन आया हुआ था। श्रोतगत शल्य होने पे क्या होगा? उनके कार्यों का नाश होता है, बहुत इजी था। अब फिर अब धमनी में मान लीजिए सामने, अब सीरा धमनी स्नायु सब बताएंगे, पता नहीं क्यों इतना डिटेल बता रहे हैं, करना कुछ नहीं है। धमनी स्थित, धमनी स्थित है। अब धनी का शल्य होने पे, अब धमनी, धमनी में क्या आर्टरी किसको कहते हैं? धमनी को कहते हैं। तो फेन, तो धमनी में मान लीजिए सल हो गया तो फेन वाले रक्त को बाहर निकालता हो, वायु शब्द करता हुआ निकलता है तथा अंगमत, पिपासा और मिचलना, ये लक्षण होते हैं। तो धमनी का आप याद कर लीजिएगा कि फेन युक्त रक्त, फेन युक्त रक्त निकल रहा है, ठीक है, धमनी का।
बाकी अंगमद, पिपासा ये सब जाने दीजिए। अस्थिगत में क्या, अस्थिगत में विविध बहुत प्रकार की वेदना होती है। मैंने अभी ऊपर बोला था ना, वहां भी था कि अस्थि में क्या होता है, दिन भर उसको पेन होते रहता था। तो उसी प्रकार का ये विविध वेदना, अलग अलग टाइप का उसको दर्द हो रहा है। फिर अस्थि विवर्गत, अस्थि विवर्गत का मतलब हो गया जो मज्जा है, अस्थि के बीच में जो खोखला स्थान है, वहां पे अगर शल्य है तो अस्थि, अस्थि अपूर्ण मतलब, अस्थि अपूर्ण मतलब अस्थि खाली हो जाएगा। देखिए देखते हैं हिंदी में, अस्थि विवर शल्य होने पे उसका भर जाना, उसमें भूई सुई चुभने से पीड़ा तथा बलवान संहर्ष ये लक्षण होते हैं, तो इसको आप जाना दे सकते हैं। संधिगते, संधिगति में होने, संधिगत होने पर अस्थिगत शल्य के समान ही लक्षण होते हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए कि मान लीजिए संधिगत में हो गया तो अस्थि के समान ही लक्षण होंगे तथा उनकी चेष्टा को, अब संधि में हो गया तो क्या होगा, संधि मूवमेंट हो तो उसका नाश हो जाएगा। कोष्ठगत शल्य होने पे आटोप, कोष्ठगत में क्या होगा, आटोप और अनाह होता है, मूत्र पुरीस आहार दर्शन। अब कोष्ठगत मतलब पेट में शल्य घस गया है, उसमें छेद हो गया तो क्या होगा, पेट खुल जाएगा, अनाह हो गया और मूत्र पुरी सब बाहर निकल के आ जाएगा। मर्मगत में मनोविद चेष्टते, मर्म में क्या होगा, मर्म को शल होने पर मनोविद के समान चेष्टा होता है। सूक्ष्म गति वाले शल्यों में ये भी लक्षण अस्पष्ट रूप से उत्पन्न होते हैं, इसको जान लीजिए। तो हमें देखना क्या था इसमें, सबसे पहले त्वचा का देखा, त्वचा में हमने देखा कि सोफ हो रहा है, अब विवरण हो रहा है और थोड़ा बहुत मतलब कि पेन वेन हो रहा है। मांस में जाते ही क्या होगा, सोफ की अभिवृद्धियों की बढ़ गया है और जो शल्य मार के अच्छे से रोपण नहीं हो रहा है और दबाने में पीड़ा बहुत हो रहा है। फिर पेशी का मैंने बोला चोस और सोफ के अलावा सेम लक्षण। स्नायु को मैंने बोला कि बहुत ज्यादा उग्र रुक होगा। और अस्थि का क्या था, अस्थि का विविध प्रकार का वेदना है। धमनी में फेन युक्त रक्त बाहर आ जाएगा। कोष्ठगत में है तो आटोप और अनाह होगा। फिर शुद्ध शरीर वाले मनुष्यों में रोमों के अनुकूल प्रविष्ट हुए छोटे या बड़े सर्व प्रकार के शल्य तथा विशेषकर कंठ, श्रोत्र, सिरा, त्वक, पेशी और अस्थि विवर्ग शल्यों के व्रण रहित हो भर जाते हैं। किंतु दोस्त इसको जाने दीजिए, कुछ नहीं है। अब ये जो पूरा श्लोक है ना, ये यहाँ से लेके इतना बड़ा 14 नंबर श्लोक, अब इसमें बोला गया है कि भैया कि तुमको कैसे पता चलेगा कि त्वचा में शल्य है, मांस में शल्य है, तो उसको परीक्षण के लिए बोला गया है, एग्जामिनेशन। हिंदी देखते हैं, हिंदी में जो लाइन लगेगा काम का वो अंडरलाइन करेंगे। मान लीजिए त्वचा में शल्य छिपा हुआ है, तो मान लीजिए किसी के त्वचा में शल्य छुपा हुआ है तो उसको पता करना है। तो उसको तेल से स्निग्ध तथा स्वेदन से स्विन करके मिट्टी, उड़द, जौ, गेहूं और गोबर इनमें से किसी एक के द्वारा रगड़ने पर त्वचा के उस स्थान में स्तनब और पीड़ा, मान लीजिए त्वचा है यहाँ पे और आपको पता नहीं चला कि यहाँ पे शल्य है, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा तेल लीजिए और उसी के ऊपर क्या कीजिए, मिट्टी उट्टी डालिए, तो क्या होगा, वहां पे पेन होगा तो पता चल जाएगा। तो त्वचा के लिए है कि पता करना है कि शल्य छुपा ही नहीं। उसी तरह मांस का बोलेगा। फिर मांस का क्या बोला, मांस में शल्य के छिप होने पे स्नेहन, स्वेदन आदि अवृत विशेष क्रियाओं द्वारा रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। दुबले पतले मनुष्य का ढीला अपने स्थान से मुक्त तथा चुभित किया हुआ शल्य जहां पर भी लालिमा, शोथ और पीड़ा उत्पन्न करता हो, वो ही उसे स्थित समझना चाहिए। कोष्ठ, अस्थि विवर, संधि विवर और पेशी विवर पर शल्य को इसी प्रकार परीक्षा करनी चाहिए। मैं जो अंडरलाइन नहीं करवा रहा हूँ छोड़ दीजिए। सिरा, धमनी, श्रोत्रस और स्नायु में शल्य गुप्त हो तो, टूटे हो तो, अब ये अंडरलाइन कीजिए कि मान लीजिए किसी का सिरा, धमनी, श्रोत्रस और स्नायु, यहाँ पे शल्य फंसा हुआ है और आपको पता नहीं चल पा रहा, तो आपको क्या करना है कि टूटे हुए पहिए की गाड़ी में रुई को बिठाकर, मतलब रुई को ऐसा जगह बैठाइए जिसका गाड़ी तो है पर उसका पहिया टूटा हुआ है, उसको बिठाकर विषम टेढ़े मेरे मांग में चलाने से, मान लीजिए उसको एक व्यक्ति को ठेले पे बिठा दीजिए जिसमें एक चक्का टूटा हुआ है और वो क्या करेगा, गड्ढे पे जाएगा ना, तो क्या होगा, उसको पेन जहाँ पे फील होगा तो समझ जाइए कि पेन वेदना प्रतीत होता है, तो वो सर ऐसा जानना चाहिए। बहुत दिमाग लगाया हमारे सुश्रुत ने। सीरा, धमनी, स्रोत, स्नायु में शल होने पर टूटे हुए पहिए पे सवारी करवानी है, ठीक है, ये अंडरलाइन कीजिएगा इसमें का। फिर अस्थि के अंदर शल्य मतलब अस्थि के अंदर शल्य के गुप्त होने पर स्नेहन तथा ये भी जाने दीजिए। संधि में शल्य के गुप्त होने पर प्रथम संधि पर स्नेह स्वेदन करके फिर इसने प्रसारण कुंचन मतलब अलग अलग स्नेह स्वेदन करने के बाद उसका मूवमेंट कीजिएगा तो चिल्लाएगा तो पता चल जाएगा यहाँ स्थल्य है। अब मेन इसमें से बस एक अंडरलाइन करवाना था मुझे, ये सीरा धमनी स्रोतस वाला जिसमें टूटे हुए पहिए पे उसको घुमाना है। गुप्त शल्य के समान विज्ञान उपाय, हाथी के कंधे पर बैठने से, घोड़े के पीठ पे बैठने से, ये सब इतने प्रोसेस है, जहां भी इसको पेन होता है समझ जाइए कि वो शल्य है, जाने दीजिए उसको। शरीर के जिस अंग प्रत्यंग में सुई जोड़ने की पीड़ा हो, सुप्ता गुरुता प्रतीत हो तथा घर्षण करने से श्राव निकलता हो तथा अधिक पीड़ा प्रतीत हो, रोगी जिस स्थान की निरंतर अधिक रक्षा करता हो, जहां बार, ये भी जाने दीजिए, कुछ नहीं है। जहाँ पे पीड़ा कम हो, ये भी जाने दीजिए। अभी इसमें से हमने जो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट था वही था, ये धमनी सीरा में कैसा लक्षण है उसके बेस पे था। कौन सा चैप्टर देख रहे हैं हम लोग, 26वां, 26। ठीक है, 26वां ही देख रहे हैं ना।
जी हाँ सर, ठीक 26 है, 26। हमको बस हम जगाना चाहते थे आप लोगों को। कोई सोया तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं, जहां पर पीड़ा कम हो, शोथ ना हो, रोजा ना हो, किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, देखने में रोगित अथवा वह स्थान प्रसन्न या निर्मल दिखता हो, जिसके पर्यंत मुलायम हो, निश्चल हो, ऊंचा उठा हुआ प्रतीत ना हो, ऐसे व्रण को उसके मार्ग के अनुसार ही से भली प्रकार देखकर निकाल देना चाहिए। कुछ कुछ है उसको रहने दीजिए। अस्थि रूप शल्य भीतर ही भीतर दो तीन भागों में टूट जाता है। ये दो तीन पॉइंट आप हिंदी में याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई अस्थि मतलब हड्डी मांस हड्डी घुस गया, अस्थि रूप शल्य भीतर ही भीतर दो तीनों भाग में टूट जाता है। मान लीजिए कि मछली कोई खाता है, मछली का हड्डी घुस गया किसी के छेद में, तो क्या करेगा? दो तीन भाग में टूट जाता है, वो कर्ण से फूट जाता है तथा सिंह और लोह का शल्य प्राय प्राय टेढ़ा हो जाता है। ये निश्चित है। मतलब बता रहा है कि होता क्या है। मान लीजिए आपको अस्थि अस्थि रूप शल्य आपके बॉडी में प्रवेश कर गया, तो क्या होगा? धीरे धीरे दो तीन भाग में टूट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई लोहा और सिंह, ये भी लोहे का ही है प्रकार, वो आपके बॉडी में क्या होगा? टेढ़ा होता जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई काट कील चुभ गई है, तो क्या होगा? वो सड़ने गलने वाला तो नहीं है, बट अंदर ही अंदर टेढ़ा घूमता जाएगा। फिर उसी तरह जो वृक्ष है, जो बांस है और तृण के सल है, मान लीजिए आपको कभी कांटा चुभा होगा, मान लीजिए आपको कोई कांटा चुभ गया, गुलाब के फूल का चुभ गया या किसी पेड़ का कुछ चुभ गया, तो क्या होता है? वृक्ष बांस और तिनके स्थल शरीर के भीतर घुसने में यदि उन्हें न निकाले जाए, तो क्या करते हैं? वो शीघ्र ही रक्त और मांस को पका देते हैं। पता है ना आपको? जख्म बना देता है। तो ये लिख रहे हैं। फिर अगर मान लीजिए सोना, भाई सोना का शल्य किसी को लग जाएगा तो वो तो अच्छी बात है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रंगा और सीसा, इनके शल्य शरीर में अधिक समय तक पड़े रह जाए तो शरीर से मतलब क्या है कि ये गल जाते हैं। ये जो सोना चांदी तांबा है ना, ये सब हमारे बॉडी के अंदर मान लीजिए पड़े हुए, मान लीजिए इसलिए तो सोना जो खा लेता है वो क्या होता है? बॉडी में मतलब गला हो जाता है। तो शरीर रक्त पित्त के तेज से तथा तप या गल कर वही विलीन हो जाता है। इस प्रकार स्वभाव से जो सौम्य और मृदु अन्य भी कोई भी ऐसे शल्य तो अधिक समय तक शरीर में ही रह जाए, तो वो पित्त की गर्मी से पिघल कर शरीर की रसा मतलब कह रहा है कि जो बहुत दिन तक बॉडी में पड़ गया तो शरीर की गर्मी से वो निकल जाता है। लेकिन ये सब इसके लिए बोला गया, कनक रजत के लिए। ये जो लकड़ी उकड़ी है वो सब क्या करते हैं? घाव बना देते हैं। फिर विषाण दंत केस, जैसे सिंह हो गया, दांत हो गया, केस हो गया, अस्थि हो गया, बांस हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर और मिट्टी के सब शरीर में अधिक समय तक रहने पे भी द्रुत होकर नष्ट नहीं होते। आपको पता है, केस वेस घुस गया है या फिर अस्थि घुस गई है तो नष्ट नहीं होते वो, मतलब उनका तो हमारे शरीर की जो अग्नि है उसको पाचन नहीं कर पाती है। बस यही है। फिर जो चिकित्सक करने और सलक्षण ऐसे द्विज शल्य को जानता है तथा ऊर्ध्व ऊर्ध्व अधोबेश से उनकी 5 प्रकार की गति जानता है, मतलब 5 प्रकार की जो गति जानता था, तथा त्वचा आदि वर्ण वस्तु में उनकी विविध प्रकार की गुप्त या स्पष्ट स्थिति को जानता है, वही राजा का चिकित्सक बनने के योग्य है। अब ना राजा है तो हमें राजा का चिकित्सक कैसे बनेंगे?